जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज अणु एवं परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम ये जानते हैं सर्वप्रथम अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अणु एवं परमाणु। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि ये परमाणु क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी पदार्थ, मैटर, तत्व का वह कण जिसे हम विभाजित करते जाएं। हम उसे विभाजित करते जाते हैं छोटे छोटे कणों में। जब हम उसे विभाजित करते हैं, उसके बहुत छोटे छोटे कण विभाजित होते जाते हैं, तो एक सीमा ऐसी आती है जब वो तत्व का छोटे से छोटा कण और विभाजित नहीं होता। जब वह सीमा आ जाती है, उस अविभाज्य कण को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि हमें एक क्या दिया जाए? लड्डू। लड्डू तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, खाने के लिए जो होता है। यदि हमें एक लड्डू दिया जाए और किसी ने कहा उसका एक छोटा लड्डू बनाओ, फिर और एक छोटा लड्डू बनाओ, फिर कहा कि और एक छोटा लड्डू बनाओ, और छोटा और छोटा और छोटा, उससे भी छोटा, फिर एक सीमा ऐसी आ जाती है कि उस छोटे लड्डू को और विभाजित नहीं किया जा सकता। उसके इस कण को और पार्ट में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसी सूक्ष्मतम कण को इस पदार्थ कहें या लड्डू कहें या कोई भी मैटर कहें, इस पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण जो और पार्ट में डिवाइड या विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम उस कण का क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु किसी भी तत्व या मैटर का वह छोटे से छोटा कण जिसे और किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। एक सीमा ऐसी आ जाती है जब वह विभाजित नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणुओं की खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 में की थी। अब आप सोच रहे होंगे ये परमाणु क्या होते हैं या कैसे संयोग करते हैं, और जब ये परमाणु संयोग करते हैं तो तब क्या होता है। तो आइए इन सभी की जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं उनको क्लियर करने के लिए वैज्ञानिक लेवोसियर ने 2 नियम प्रतिस्थापित किए, जिन्हें रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं ये 2 नियम क्या होते हैं। इन 2 नियम में सर्वप्रथम नियम है द्रव संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो भी रासायनिक क्रिया में रिएक्टेंट लेते हैं उसे ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। द्रव संरक्षण के नियम को हम इस प्रकार समझते हैं। इसमें हमने एक रिएक्शन की हुई है। इसमें हमने क्या किया है? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए हैं, 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लिए हैं। वो रिएक्टेंट करके क्या बनाते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो वही क्या बना रहे हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, और इसका एटॉमिक मास या परमाणु भार 1 U। एटॉमिक मास को नापने की यूनिट होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट।
तो किसी भी परमाणुओं के भार को मापने की यूनिट यू होती है। तो यहाँ हमने क्या किया है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से तो 2 × 2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से तो 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से तो 2 × 16, इसका एटॉमिक भार जो होता है वो 16 होता है। फिर जो वाटर मॉलिक्यूल बना उसके भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल से, 2 × हाइड्रोजन के 2, 2 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 2, 2 2 ज़ा 4, 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 16 2 ज़ा 32, दोनों को ऐड किया 36, इधर भी दोनों को ऐड किया 36। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रिएक्टेंट को, किसी भी तत्व की रिएक्शन, किसी भी तत्व को या एलिमेंट में जो रिएक्टेंट लिए जाते हैं, रिएक्शन करने से पहले उसके भार की संख्या और रिएक्शन के बाद उसकी भार की संख्या सदैव समान रहती है। रिएक्शन से पहले जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उसका भार और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसका भार सदैव सेम रहता है। यही द्रव संरक्षण का नियम है। आइए हम दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया हो। उदाहरण के लिए हम इस प्रकार समझते हैं, पानी किसी भी विधि से प्राप्त हो सकता है। यदि उसे नल से लिया जाए, कुएं का पानी, वर्षा का पानी, तालाब का पानी, और दूसरे स्थान पर प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके अथवा अन्य रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया पानी, तो प्रत्येक विधि से प्राप्त जल के विश्लेषण करने पर हम क्या देखते हैं कि भार की दृष्टि से सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। चाहे हम पानी को किसी भी विधि से प्राप्त करें, चाहे हम उसे लैब में रासायनिक विधि द्वारा बनाएं, चाहे हम प्राकृतिक द्वारा पानी को लें, तो किसी भी विधि से प्राप्त जल का जो रेशियो होता है वो 1:8 के रेशियो में पाया जाता है। आइए इसे हम इस प्रकार समझते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, जैसा कि आप सभी जानते हैं वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन है। तो जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट, परमाणु भार भी 1 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट, परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए 2, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है इसलिए उसका परमाणु भार 16 रखा गया है। तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो है हमेशा 1:8 में दर्शाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाटर, पानी का मॉलिक्यूल, चाहे पानी हम किसी भी विधि से प्राप्त करें, झरने का पानी, कुएं का पानी, किसी तरह का भी पानी या रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया गया वाटर मॉलिक्यूल, उन सभी का रेशियो जो रहता है, पानी जिसका रेशियो 1:8 में ही पाया जाता है, हमेशा पानी का रेशियो 1:8 रहता है। अब हम जानते हैं डाल्टन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम को और संशोधित कर और मॉडिफाई कर डाल्टन ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का नियम कहा जाता है। इस सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं इस प्रकार है। सर्वप्रथम, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं।
एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से अर्थात भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु अविभाज्य हैं अर्थात रासायनिक विधि द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक परमाणु बनाते हैं। एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान को बनाए रखता है। ये सभी परिकल्पनाएं डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में दी गई थी। इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें ये सारी बातें दर्शाई जो कि एक परमाणु के अंदर पाई जाती हैं। तो बच्चों, अब आप यह जान गए होंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस परमाणु के सारे गुण विद्यमान होते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे ये परमाणु कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, मतलब बच्चों जो तत्व देते हैं उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं और किससे डिनोट किया जा सकता है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्व के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। विभिन्न तत्व को लिखने से पहले सर्वप्रथम उसका कैपिटल अक्षर पहले लिखा जाता है, उसके बाद जो अक्षर आता है उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में A कैपिटल और L स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर में C कैपिटल लेटर और U स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार कुछ तत्वों का नाम उनके लैटिन भाषा में रखा गया है, जैसे कि सोडियम को हम Na से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं, पर Na मीन्स नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। इसी प्रकार आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। आयरन को लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। उसी प्रकार पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और पोटेशियम को कोलियम कहा जाता है। इसी प्रकार हमारी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व दिए गए हैं उनको उनके नामों से, उनके कैपिटल अक्षर से और उसके बाद उनके स्मॉल अक्षर से, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है। अब हम जानते हैं एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कार्बन 12 क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कार्बन की। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान को
12 AMU मानकर, AMU एटॉमिक मास यूनिट मानकर किसी तत्व के परमाणु का तुलनात्मक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा का आधार है। इस प्रकार किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है किसी भी परमाणु का 1 AMU उसकी वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो किसी भी परमाणु का एटॉमिक मास इस वैल्यू के बराबर होता है। इसे हम इस उदाहरण से समझते हैं कि हमने एक तत्व लिया, कोई सा भी एक परमाणु लिया जिसके हमने 12 छोटे छोटे 12 भागों में उसको समान 12 भागों में विभाजित किया है। तो उसका हम एक भाग अगर लेते हैं, इस प्रकार उसका हम एक भाग लेते हैं तो वो परमाणु के 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है, कार्बन 12 के एक भाग के बराबर। इस प्रकार तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वें भाग का द्रव्यमान होता है। अभी तक हमने परमाणु भार, उसके बाद अब हम जानते हैं अणु क्या होते हैं। तो अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु संयुक्त होकर या मिलकर किसी भी अणु का निर्माण करते हैं। अणु किसी भी यौगिक का वह सूक्ष्म कण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु विद्यमान होते हैं। इसका एक उदाहरण यह है, जिस प्रकार हाइड्रोजन के ये 2 परमाणु जो संयुक्त होकर H2 हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर H हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन 2 परमाणु मिलकर HCl अणु का निर्माण करते हैं। अणु समान प्रकार के भी हो सकते हैं और किसी भी कंपाउंड या यौगिक में 2 विभिन्न प्रकार के भी परमाणु संयुक्त होकर किसी अणु का निर्माण करते हैं। तो अणु सेम प्रकार के भी हो सकते हैं और 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु भी संयोग कर अणु बनाते हैं। अब हम जानते हैं मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? मोल से तात्पर्य एक संख्या से है जिसका मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसका संख्यात्मक मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। इसे n अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः 12 ग्राम कार्बन में 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 के परमाणु होते हैं। इस संख्या को मोल भी कहते हैं। मोल सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने की एक प्रकार की इकाई है जिसका मान 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। यदि हम यह कहें कि 1 मोल परमाणु है तो इसका तात्पर्य 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु से है और 1 मोल अणु का तात्पर्य 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं से होता है।
इस प्रकार 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम परमाणु, उसमें 1 मोल अणु बराबर 1 ग्राम अणु बराबर 1 ग्राम अणु द्रव्यमान। इन तीनों का मतलब एक होता है, जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। किसी भी परमाणु या अणु में 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु, उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। यही मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं मोल द्रव्यमान क्या होते हैं। मोल द्रव्यमान 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार किसी परमाणु का मोलर द्रव्यमान या किसी अणु का मोलर द्रव्यमान क्रमशः उनके ग्राम परमाणु, ग्राम आयन व ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होंगे। द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट है। आइए अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिक किसी अन्य तत्व या यौगिक से संयोग होकर रासायनिक क्रिया कर नया पदार्थ बनाता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को हम इस प्रकार समझते हैं। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें Zn प्लस H2SO4 जो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है। Zn प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनाते हैं प्रोडक्ट ZnSO4 H2। इसमें H2 अलग हो जाता है, H2 गैस निकलती है। इसी प्रकार HCl प्लस NaOH हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इक्वल टू CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले को, किसी भी आणविक सूत्र को जानने के लिए हमें एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ता है। उसे हम जानते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व दिए गए हैं, जिसमें इन यौगिकों के प्रतिशत संगठन निम्न अनुसार है। कार्बन का 40%, हाइड्रोजन का 6.66% और ऑक्सीजन का 53.34%। इसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो आइए उसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया तत्व, प्रतिशत मात्रा जैसा कि हमें दी गई है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, फिर अनुपात। तो तत्व हमारे पास कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रतिशत मात्रा जैसा कि दर्शाई गई है 40%, 6.66%, 53.34%। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 40, हाइड्रोजन की 6.66, ऑक्सीजन की 53.34। परमाणु द्रव्यमान जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी परमाणु का भार, एटॉमिक वेट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 6 है और उसका परमाणु भार 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक वेट भी 1 है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16 होता है। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में क्या होता है? जो हमें प्रतिशत की मात्रा दी गई है बटे हमारे परमाणु द्रव्यमान 40/12। तो 40/12 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 3.33। इसी प्रकार हाइड्रोजन का 6.66 प्रतिशत की मात्रा है और बटे
परमाणु द्रव्यमान, किसका परमाणु द्रव्यमान? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है 6.66। उसी प्रकार ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्रा 3.34 और उसका परमाणु द्रव्यमान 16। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है 3.33। अब हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें तीनों परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में से जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या होती है उसको सभी तीनों संगठन के अनुपात से हम भाग दे देते हैं। तो कार्बन का अनुपात हमें जैसे प्राप्त हुआ था 3.33, तो हमने सबसे छोटी संख्या से उसको भाग दिया तो हमारे पास प्राप्त होता है 1। इसी प्रकार हाइड्रोजन की 6.66 को सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या से भाग दिया 3.33, तो हमारे पास प्राप्त होता है 2। इसी प्रकार ऑक्सीजन की आपेक्षिक संख्याओं 3.33 में सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या को भाग दिया तो हमारे पास प्राप्त होता है 1। इस प्रकार हम इसका अनुपात दर्शाते हैं। इस प्रकार हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा मूल अनुपाती सूत्र बनेगा कार्बन का 1 तो कार्बन 1 परमाणु रहेगा, हाइड्रोजन का 2 तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहेंगे, ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 1 परमाणु रहेगा, CH2O। इस प्रकार हमारा मूल अनुपाती सूत्र जो बनता है वो बनता है CH2O। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का जो चैप्टर मैंने आपको समझाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आज हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा है और क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले परमाणु एवं अणु, परमाणु क्या होते हैं, अणु किसे कहते हैं, ये समझा। उसके बाद हमने कुछ रासायनिक नियम देखे, रासायनिक संयोजन नियम देखे, कुछ और नियम देखे हमने। उसके बाद हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को जाना, क्या होता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद हमने परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान और मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना के बारे में जाना। ये जानने के बाद हमने कुछ रासायनिक क्रियाएं भी देखी। रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, कुछ तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रासायनिक क्रियाएं। इसके बाद हमने कुछ तत्वों के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मूल अनुपाती सूत्र को ज्ञात करना जाना कि यह किस प्रकार निकाला जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा और कुछ चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क और गृह कार्य देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी कॉपी में ये प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं। प्रश्न पहला, रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझाइए। प्रश्न नंबर 2, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न नंबर 3, मोल संकल्पना क्या है। प्रश्न नंबर 4, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मूल अनुपाती सूत्र को लिखकर समझाइए।